हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। अब इस टाइम बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। एक आइडिया भी लग जाता है कि क्वेश्चन कितने होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन कितने नंबर के बन रहे हैं और हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। तो इससे आपका लगभग लगभग आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाता है। तो चलिए आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन पेपर का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये आपका क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि 2025 में आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं बच्चों। और आपको पूरा का पूरा भैया कंप्लीट देखने के बाद कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि भैया आपकी तैयारी कितनी है अभी। चलिए शुरू करते हैं रसगुल्लों। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, ये 2025 के लिए रसायन विज्ञान का एक न्यू पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन पेपर है बच्चों। पूर्णांक आपका रहने वाला है भैया कितना, 70। क्योंकि केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, वो 70 का ही रहेगा और बाकी 30 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल का ऐड होता है। ठीक है, तो ये 70 नंबर का रहने वाला है। ये भैया आपका पेपर ये नंबर दिया रहता है कि भाई ये सेट नंबर रहेगा। इसी से पता चलता है कि भैया आपके इलाके में, आपके यहाँ इस स्कूल में कौन सी मतलब कौन सा पेपर गया था। क्योंकि पेपर 5 से 7 बनते हैं, 5 से 7 सेट। ठीक है, तो भैया ये पृष्ठों की संख्या दिया रहेगा। अनुक्रमांक आपको यहाँ पर फिल करना होगा। नाम यहाँ पर जो भी है, चिन्ना स्वामी, मुत्तो स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, हमेशा बताते हैं यही नाम लिख देना। ठीक है, नहीं भैया कुछ भी लिख देना, यानी अपना नाम लिखना है, ऐसा नहीं कुछ भी, मतलब अपना नाम। ठीक, क्योंकि पेपर के ऊपर बहुत सारे बच्चे नहीं भी लिखते हैं, बट वहाँ पर जो होते हैं ना, जो आपके क्लासरूम में टीचर रहेंगे तो वो भाई चेक करते हैं एक बार, तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी लिख देना। ठीक, जिनका जो नाम है, कुछ भी मतलब जिनका जो नाम है वही लिखना है। और बाकी भैया ये आपका समय जो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट सबके लिए सेम है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक, 15 मिनट इसीलिए दिए जाते हैं, तो बेसिक से इंस्ट्रक्शन कुछ देगा जो आपको पढ़ना है। बहुत ज़रूरी है पढ़ना बच्चों, क्योंकि बिना पढ़े ही ऐसे स्टार्ट कर दोगे ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देंगी। ये नोट पॉइंट में प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को। ठीक, उसके बाद भाई सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने हैं और गणनात्मक प्रश्नों की गणना के समस्त पद लिखना है और यह प्रासंगिक उत्तर लिखना है जहां जैसी जरूरत, और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो ये बेसिक से इंस्ट्रक्शन जो भी निर्देश दिए जाते हैं ये आपको इस तरह से दिए रहेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े नहीं स्टार्ट करना है, फिर से बोल देते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका भाई वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि पहले का निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। किसका परासरण दाब निम्नलिखित में से सबसे कम होता है। पोटेशियम क्लोराइड विलयन का, या फिर स्वर्ण विलयन का, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन का, या फिर एल्यूमिनियम फास्फेट विलयन का। तो भैया देखिए, अगर हम परासरण दाब की बात कर लें तो ये स्वर्ण जो गोल्ड सॉल्यूशन होता है, स्वर्ण विलयन का परासरण दाब सबसे कम होता है, याद रखना। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके वो भी हैं जो 2024 में, मतलब कुछ क्या लगभग आधे ऐसे हैं जो 24 में आए हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं, इससे पता जरूर लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है। H2O जल, या फिर भैया बोल रहा है आपका C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, या फिर बच्चों C6OH। अरे भाई ये क्या है, ये मिस प्रिंट हो गया है, ये गलत है भैया, ये नहीं होगा। मतलब इसके स्थान पे ऑप्शन है, सुन लीजिए आप लोग, इसके स्थान पे ऑप्शन है C6H5OH यानी फिनॉल होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन है। या फिर भैया आपका जो चौथा है CH3OCH3। ठीक है, तो यहाँ पे एसीटोन वाला होता है ना CH3OCH3, मतलब सॉरी ईथर। ठीक, तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये आपको उत्तर मतलब इसका देना है।
तो कह रहा है कि कौन सबसे अधिक अम्लीय है। अगर याद करो भैया, तो हमने एक चीज बताया था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले में, कि जो फिनॉल मतलब ये जो होता है फिनॉल, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। अम्लीय क्यों होती है? तो हमने बताया था क्योंकि ये जो होता है भैया, किससे? क्षार से क्रिया करके बच्चों क्या बनाता है? लवण बनाता है। क्षार से क्रिया करके ये एक लवण बनाता है, ठीक, क्योंकि इसमें OH समूह जो होता है ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है। तो यूं कह ले फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन है? फिनॉल। तो भैया ये वाला जो ऑप्शन गलत लिखा था, यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, C6H5OH, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये विकल्प आपका सही होगा। सबसे अधिक अम्लीय कौन है भैया? फिनॉल है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं रसगुल्लों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो गा है, ध्यान से समझना। इसमें पूछ रहा है कि ल्यूकास अभिकर्मक है। लो कर लो बात, आ गया ना। ल्यूकास अभिकर्मक, फेहलिंग विलेयन, टालेन अभिकर्मक, ठीक है। सारी चीजें हमने बहुत ही किण्वन सब बताया है, ठीक है। तो भैया यहां पर ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? विकल्प आपका है सांद्र HCl प्लस जेडेन मतलब निर्जल जेडेन Cl2, या फिर PD बोले तो पैलेडियम प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट, या फिर कह रहा है तनु HCl प्लस निर्जल जिंक जेडियन Cl2 यानी जिंक क्लोराइड, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से ल्यूकास या ल्यूकोस अभिकर्मक कौन सा है। तो बबुआ पहला वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। सांद्र मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ही क्या कहते हैं भैया? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो ये वाला जो विकल्प हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसीटैल्डिहाइड और कीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन है? देखिए आ गया ना। अब भैया जो हमने बताया है कितने, जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट अभी 2 दिन पहले ही, इस पर लगभग 50,000 बच्चों ने प्यार दिखाया है, तो उसमें भी इसको बताया है भैया ये एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। तो अंतर किसके द्वारा स्पष्ट करते हैं वही बताना है। कौन सा अभिकर्मक? हिंसबर्ग अभिकर्मक, या सिफ अभिकर्मक, या फिर ल्यूकास अभिकर्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया सिफ अभिकर्मक, ठीक है। अगर याद हो तो जो एल्डिहाइड होता है सिफ अभिकर्मक के को अपचयित कर देता है, बट जो मतलब ये कीटोन होता है वो क्या है? सिफ अभिकर्मक से साथ इसकी कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक। तो यूं कह लें कि ये भाई क्योंकि एल्डिहाइड का एक ये है एसिटेल्डिहाइड, कीटोन का एक कंपाउंड है एसीटोन, तो ये सिर्फ अभिकर्मक के द्वारा भैया क्या है? विभेद बता सकता है, ठीक। चलिए हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बबुआ? हमारा अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है कि निम्न में से कौन एमीन कार्बिल एमीन है? भाई ये कौन सा है? निम्न में से कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया फिर इसके बाद गायब है? 1 मिनट भाई, थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। जो PDF बनाने के लिए हमने सेंड किया था, देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा एक गलती बहुत करते हैं जिनको हमने पेपर दिया है बनाने के लिए। देखिए कौन सी अभिक्रिया कह रहा है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर ऐसा है कि कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, मतलब नहीं देती है, ऐसा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो नहीं देता है? भैया विकल्प आपका है CH3NH2, ये तो देगा बच्चों। CH3CH2NH2 ये भी देगा। CH3 लो, इसको भी कर लो बात, ये भी हाफ ही लिखा है। हाँ बताएं भाई, आज तो 1 मिनट। हाँ इसमें लिखा है कि CH3NH3, ठीक हो जाता है। गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। अब उनको बुरा भी नहीं बोलते हैं भाई, बुरा भला, क्योंकि हो जाता है सबके साथ। तो निम्नलिखित में से कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती ही आपको बताना है। तो भैया एक ये हो गया CH3NH3 और C6H5NH2। देखिए बच्चों ये भी देता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये भी देगा, ये भी देगा, बट ये वाला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है।
तो यही भैया, इसके पहले वाले में भी जो विकल्प गड़बड़ था वहां पर भी वही सही था, इसमें भी यही सही है। ठीक है, आई बात समझ में, ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है। विकल्प है आपका आरक्तता, मतलब जो रक्त की कमी हो जाती है, दूसरा त्वचा रोग, या फिर तीसरा नपुंसकता, या फिर चौथा रतौंधी। तो देखिए भैया, विटामिन जो ए होता है, विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम अगर कभी पूछ ले, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है बताइएगा, रासायनिक नाम क्या होता है भैया, रेटिनाल, रेटिनाल। ठीक, जिसका प्रमुख स्रोत की बात कर लें, इसका सबसे प्रमुख स्रोत कौन होता है, गाजर। कौन, गाजर। भैया इसकी कमी से कौन सा रोग, रतौंधी। ठीक है, इसलिए अगर आंख की रोशनी बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा गाजर का इस्तेमाल करो बच्चों, चाहे गाजर का हलवा बना के खाओ, बाकी सुबह के टाइम पे आप वैसे ही भैया अच्छे से ब्रश करके फ्रेश होकर के गाजर खाओ 2 से 3, तो और भी ज्यादा फायदेमंद है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी हो जाता है। ठीक है भैया, ये विकल्प सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे तरफ चलते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। क्वेश्चन नंबर जो 2 होंगे ना बच्चों, सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले होंगे भैया, 2 के का खा गा करके है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कि का में है 20 अंश सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। तो विलयन स्थिरांक के मान की गणना करना है, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 342 है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको याद हो तो भैया हमने एक फार्मूला बताया है, पाई बराबर CRT या पाई V बराबर NRT, ये फार्मूला बताया था ना, याद है ना। तो यहां पर अगर देखें, सबसे पहले ये टेम्परेचर दे रखा है, कितना है 20 अंश सेल्सियस। भैया इसको अगर केल्विन में बदलना है तो 20 में 273 ऐड करना पड़ेगा भैया, तब जाकर के ये केल्विन में बदलेगा। तो कितना हो गया, तो 293 हो गया। कितना भैया, 293 केल्विन। ये टी का मान हो गया, और ये 45 ग्राम स्मॉल डब्लू का मान है 45 ग्राम, और प्रति लीटर है, यानी सॉल्यूशन कितना 1 लीटर विलयन है। आगे चलते हैं, परासरण दाब यानी पाई का मान कितना दिया है भैया, 3.2 दिया है बच्चों। ठीक है, इतना ATM यानी वायुमंडल। आगे चलते हैं, क्या है, आणविक द्रव्यमान यानी M का मान दे दिया है कितना, 342 दे दिया है बच्चों। अब अगर आपको याद हो भैया, एक फार्मूला बताया था बच्चों, पाई V बराबर W/M फिर RT, इतना होता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई बराबर W/ यहाँ पे M इंटू V/RT। ठीक है भैया, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। पूछ किसका मान रहा है बच्चों, तो यही R का ही तो मान पूछ रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि हमको अब देखिए बच्चों, अगर देखें आप तो भाई हमको टी का मान भी, मतलब यहाँ पे देखें टी का मान भी पता है, स्मॉल डब्लू का मान भी पता है बच्चों, और वी का मान भी पता है भैया, उसके बाद पाई का मान भी देखिए पता है, और एम का मान भी पता है। तो यानी आर का मान निकालना है, बस इसी पर अगर आप वैल्यू रख करके सॉल्व करोगे तो आर का मान, जो कि आर का मान आएगा कितना, लगभग 0.083 या 2 मतलब 3 ऐसे, ठीक है 321 ऐसे करके आता है ना। तो ये इतना ATM मतलब लीटर ATM मतलब वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल करके आता है। ठीक है, केल्विन प्रति मोल, तो ये लगभग आता है, एक अनुमान पे बता रहे हैं, मतलब ऐसा आएगा आंसर। आप इसको लगाओगे तो यही, क्योंकि आर का मान ही यही होता है, तो इसी हिसाब से ये दे दिया है। ठीक, तो ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस पर भी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं। इसीलिए बोलते हैं वन शॉट आपके लिए रामबाण है, उसको जरूर देख लेना। ठीक, तो ये भैया आपके पहले ही चैप्टर का है। ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन जो खा है भैया, दूसरे का खा है, इसमें देखते हैं। मेरा 298 केल्विन पर 0.20 मोल KCl विलयन की जो चालकता है 0.0248 साइमन प्रति सेमी है, तो कह रहा है इसकी मोलर चालकता क्या होगी। देखिए बच्चों, अगर आप देखें दिया किसका मान है, ये इतना है, तो भैया ये M का मान दिया है। ठीक, कितना 0.2, ठीक इतना मोल दिया है, इतना मोल दे रखा है। फिर उसके बाद विलयन की चालकता यानी ये कप्पा का मान दिया है। ठीक, इसको कप्पा बोलते हैं,
0.0248 साइमन प्रति सेमी दिया है। तो इसकी मोलर चालकता, तो भैया मोलर चालकता होता है क्या, लेमडा एम बराबर ये कप्पा गुणे 1000, और नीचे क्या होता है बच्चों, नीचे एम होता है। भैया इसी पर आप क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेमडा एम बराबर कप्पा भैया 0.0248 है, ये गुणे 1000, और नीचे कितना है 0.2 है। अगर हम भैया इसका करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, देखिए ये है तो 3 अंक खिसक जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा इतना, कितना मतलब 24.8, ठीक, क्योंकि यहां से 3 अंक खिसक कर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और उसके बाद 1 मिनट, यहां पर दशमलव मत समझने, ठीक, तो यहां पर खिसक कर ये चला आएगा, और नीचे क्या है 0.2, फिर ऊपर नीचे अगर हम 10 का मान लेते हैं, गुणा करा देते हैं भैया, 248 ऊपर हो गया, और नीचे 2 काट के सीधा ये किस, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, इतना कर, इतना हो जाएगा किसमें, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल में। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला देखिए कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक के मात्रक, वेग मोल प्रति लीटर होता है, बाकी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता है वेग स्थिरांक के बराबर x/t। अगर देखें तो यहां से हम मात्रक जब निकालेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है भैया मोल प्रति लीटर, इसका समय का मात्रक सेकेंड, तो भैया क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यही क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा वेग स्थिरांक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन क्या है, घ वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है, ठीक, क्योंकि ये क्या है भैया, मतलब ये यौगिकों के नामकरण की एक अंतरराष्ट्रीय शुद्ध प्रणाली होती है, ठीक, तो इसका नाम लिखना है IUPAC। देखिए ऐसे में थोड़ा आपको लग रहा है कि बड़ा अटपटा है ना, ऐसे में तो आपको अटपटा दिख रहा होगा, बट इसको अगर हम थोड़ा सही से लिखें, सही से अगर लिखते हैं बच्चों तो ये किस तरह से हो जाएगा। 1 मिनट भाई, कॉल कौन कर रहा है, मना करते हैं। मतलब अगर फोन एकदम ऑफ है तभी ठीक है, नहीं उसके बाद भी सुकून नहीं होता। देखिए बच्चों अगर हम बात करें, इसको हमने बताया ना कि ऐसे में थोड़ा दिक्कत, लेकिन अगर इसको जरा देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये CH3 लिख दें, ठीक है, यहां पे ये CH है, यहां पे CH3 है बबुआ, उसके बाद भैया CH2 है, फिर CH2 है और CHO है। अब इसका IUPAC नामकरण आसान हो जाएगा, ठीक है, इधर O नहीं दिख रहा है तो थोड़ा समझ लेना। अगर अब नंबरिंग करेंगे भैया, यहां से कार्बन गिनिए, पहले सबसे पहला काम होता है IUPAC में कि कार्बन काउंट करना, ठीक, फिर से हम बता दें IUPAC का, इसको लाएंगे एक वीडियो फिर से पूरा का पूरा निपटाएंगे। तो यहां पे गिनेंगे 1 2 3 4 5। अगर जरा देखें आप तो भैया ये किस नंबर पर ये आपको दिखाई पड़ रहा है मिथिल, क्योंकि फिर साइड, पहला काम का होता है नंबरिंग करना, दूसरा काम होता है साइड वाले लिख लेना। तो भैया यहां पे 4 पे है, 4 पे है क्या चीज, ये मेथिल है, 4 मेथिल, 4 मेथिल। उसके बाद अगर लिखना चाहे 1 पे अल लिख सकते हैं या डायरेक्टली फिर उसके बाद गिन लीजिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो भैया यहां पे पेंटेन में CHO लगता है, अल पढ़ते हैं क्योंकि CHO क्या है, एल्डिहाइड, CHO में अल लगाते हैं, तो हो जाएगा पेंटेन में अल जोड़ेंगे तो पेंटेनल, तो भैया यही इसका नाम होगा 4 मेथिल पेंटेनल, ठीक है, आसान है। उसके बाद बच्चों इस वाले को जरा देखते हैं, ये देखिए ऐसे में थोड़ा ये आपको अटपटा दिख रहा है, बट इसको भी अगर लिखना चाहेंगे तो CH3 लिखेंगे, ठीक, उसके बाद C ये डबल बॉन्ड करके यहां हो जाएगा, फिर यहां पे CH2 है भैया, फिर इसके साथ ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड करके ये हो जाएगा, फिर उसके बाद CH3, ये अब इससे में आसान हो जाएगा।
ऐसे में अब ये भी क्या है, आसान लगने लगा है। इसमें भी अगर हम कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो भैया चाहे इधर से करें चाहे वैसे, इधर से दोनों तरफ समान ही रहेगा। 2 पे और एक बार 4 पे क्या है, यहाँ पे CO है, CO लगा होता है तो ये कीटोन का है, यहाँ पे ओन पढ़ा जाता है। तो 2 पे है बच्चों और 4 पे है तो 2,4, 2 बार है भैया इसलिए डाई, 2,4 डाई ओन, डाई ओन। या अब कर देंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट यानी पेंटेन, डाई ओन पेंटेन। या फिर ऐसे भी कर सकते थे 1 मतलब 2,4 डाई पेंटेनोन, क्या करते डाई पेंटेनोन, या फिर 2,4 डाई ओन पेंटेन, अलग अलग ही कर दिया, कोई दिक्कत ना। तो ये इन दोनों के IUPAC नामकरण हो जाएंगे। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे हैं बट हमने बताया ना ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, आप इसको थोड़ा अपने से सही से लिख लेना कि इसका मतलब ये क्या होता है, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन में लिखा रहता है, इसका मतलब कि CH पे ये लगा हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए बबुआ अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा ना, 3 के भी सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले होंगे, दिख रहा है ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, क्योंकि ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन 4 4 8 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो मतलब 4 दूना 8 8 16 नंबर के यही रहेगा, याद रखना। अब देखिए भैया ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर याद हो तो इसको हमने करवाया है न्यूमेरिकल वाले में। कह रहा है कि एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है और जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि निकालना है। तो इसका आंसर आप मतलब चुटकियों में दे सकते हो, अगर आपने पढ़ा है तो अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगी। कैसे? देखिए अभिक्रिया की यहां पर ये होता है दर, अभिक्रिया का दर समीकरण बराबर इतना मानेंगे तो यहां पर एक कुछ भी ले लेते हैं इसकी घात n, ठीक। उसके बाद जब भी कह रहा है कि यहां पर देखिए जब आयतन दुगना होगा तो यहां पर अभिक्रिया का जो वेग है वो आधा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में अब की बार ये जो सांद्रण होगा ये भी आधा ही हो जाएगा n। अब इसी का जब हम भाग लगा देते हैं, मतलब जब ये लगा देंगे ये r/2 हो जाएगा और बराबर करके बच्चों इधर क्या हो जाएगा k a की पावर यहाँ पे n और नीचे भैया k यहाँ पे ये हो जाएगा इसके पावर में n। तो जब इसको लगाएंगे देखिए ये से ये कट जाएगा, ये पूरा से अगर हम इधर काट देंगे तो ये जब ऊपर जाएगा केवल 2 की पावर केवल 2 बचेगा, बराबर यहां पर जाएगा तो इधर 2 की घात n है। तो भैया इसको अपन 2 की घात 1 लिख सकते हैं और 2 की घात इसको तो n ही रहने देते हैं। तो भैया देखिए ये आधार समान है, कट जाएगा तो n बराबर केवल 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोटि कितनी है 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा और मजेदार सा क्वेश्चन है, हमने वहां पर अच्छे से ट्रिक के माध्यम से भी समझाया जब न्यूमेरिकल बता रहे थे, नहीं तो फिर से हमने बता ही दिया है कि ये क्रिया, ठीक है। कोई भी जैसे मान लेते हैं कि ये ए है, ए से कोई उत्पाद बन रहा है तो उसके लिए अभिक्रिया की दर का जो समीकरण होता है यही होता है। फिर उसके बाद ये कंडीशन के अकॉर्डिंग वेग आधा कर देंगे, अब आयतन 2 गुना होगा तो सांद्रण भी आधा हो जाएगा, तो ये चीज हमने कर दिया। फिर इस वाले को इससे भाग लगा दिया, इधर इस वाले को इससे भाग लगा दिया, तो भैया यही आपका आंसर हो जाएगा रसगुल्लो, ठीक है। चलिए हो गया ना बच्चों, आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई यहां तक तो शॉर्ट है तो अब करते ही चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ख में बोल रहा है कि संक्रमण धातुओं की 2 विशेषताएं लिखना है। तो भैया संक्रमण धातुओं की बहुत सारी विशेषताएं, 2 ही जरूरी नहीं भैया, संक्रमण धातु की मतलब बहुत सारी विशेषताएं हमने बताया, लगभग 5 से 6 बताया है। पहला है संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, ये रंगीन आयन बनाते हैं। दूसरा इनमें उत्प्रेरक का गुण होता है, ये एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। तीसरा इनमें अनुचुंबकीय गुण होता है, ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। चौथा है इनमें चालकत्व का गुण होता है, इसका चालकत्व का गुण होता है, ठीक है। तो ये मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि भाई रंगीन आयन बनाते हैं, उत्प्रेरक का गुण होता है, अनुचुंबकीय लक्षण, और इसके अलावा और बात कर ले भैया, ये चौथा हो गया। पांचवा ये क्या है, एक संकुल यौगिक है, ये संकुल यौगिक भी बनाते हैं, ठीक। तो मतलब बहुत सारे इसके मतलब विशेषताएं हैं, यहाँ तो 2 ही पूछा है तो यहाँ हमने तो यहाँ पर आपको 5 विशेषताएं बता दिया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया बबुआ।
आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर निम्नलिखित अभिक्रिया में ए व बी को पहचानना। देखिए ये क्या है, यहां पर आपको देखिए जैसे ये एक एमाइड दिया है, इससे भैया यहां पर कह रहा है कि ये किस मतलब ये मतलब परिवर्तित होकर के ए बना रहा है, फिर एक जब HCl से भाई यहां पे इसका फिर से अपचयन कराया गया तो बी। तो आपको ये कमेंट करना है। अगर भाई आपको याद है, ये आपके लिए क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आपको याद हो किस चैप्टर में, तो ये वाला भैया किसमें, एमीन में, एमीन वाले में हमने इसको करवाया है। ये एसीटामाइड वाला आप जाके देख लेना, एमीन वाले में इस चीज को बताया है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जितनी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें वन शॉट में इसको समझाया है। तो आपको परेशान करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखना है। तो भैया न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल ये क्या होता है भैया, हमने बताया एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो क्या है, केंद्रक में उपस्थित होता है। सबसे पहले भैया इसको फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था और इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। न्यूक्लिन से ही बाद में न्यूक्लिक अम्ल नाम इसका दे दिया गया। और बाकी न्यूक्लिक अम्ल की बात कर ले बच्चों, तो ये न्यूक्लिक जो अम्ल होता है ना, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है RNA और एक होता है भैया DNA। ठीक है, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और उस मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और ये डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और इसके कार्य क्या है, तो भैया इसके कार्य बहुत सारे हैं। जैसे अगर भाई दो कार्य पूछा है, सबसे पहला है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, यानी प्रोटीन संश्लेषण कार्य करता है। उसके बाद ठीक, पहला तो हमने बता दिया कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। उसके बाद आनुवांशिक सूचनाओं को, आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना, तो ये इसके कार्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भैया, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा ना बबुआ, यहां से सारे क्वेश्चन बबुआ 3 नंबर वाले होंगे। देखिए 4 के का दिया है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इतना जगह है नहीं कि यहां पर हम इसको सॉल्व करवा सकें। फिर से अगर इसको देखना है तो बच्चों आप जो चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, तीसरा चैप्टर रासायनिक बल गतिकी के न्यूमेरिकल को देख लेना। अगर भाई नहीं मिलते हैं तो कहीं जाना नहीं है, आपको भाई प्ले लिस्ट में केमिस्ट्री न्यूमेरिकल वो वाली भाई प्ले लिस्ट देख लेना और चौथे चैप्टर में देखना, ये न्यूमेरिकल हमने बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिकों के महत्व को बताना है। ठीक, चलिए इसके महत्व को, उसके बाद आ जाते हैं गा वाले में। अब गा वाले में भैया देखिए यहां पर आपके अब आ जाएंगे कुछ सेकंड वाले से। सेकंड वाले में जैसे निम्नलिखित से कह रहा है कि 1 आयोडो ब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण लिखना है। 1 ब्यूटेनल, ठीक, उस ब्यूटेनॉल है। उसके बाद 1 क्लोरोब्यूटेन है, ब्यूटी मतलब 1 ब्यूटीन या ब्यूटइन बोलते हैं। ठीक है, ये अब उसके बाद अगला है कि एक एरोमेटिक यौगिक ए जटिल अमोनिया के साथ गर्म करने पर बी बनाता है, जो कि Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N बनाता है या C6H5NH2 ऐसे भी कर सकते हैं, बनाता है। ठीक, जिसको बेंजेनेमीन या एनिलीन बोलते हैं। ये फिर आगे कह रहा है वाला एक यौगिक C बनाता है। तो ABC यौगिकों की संरचना तथा इनके नाम आपको बताना है। या इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन छोटा सा आपके लिए छोड़ा था, बट यहां पर बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन से आइडिया कैसे लगता है कि कैसे करना है। डरना नहीं रसगुल्लों, आसान होते हैं, बस थोड़ा आपको उलझा देते हैं, बस और कुछ नहीं। कह रहा है कि एक एरोमेटिक यौगिक ए है, जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर एक कंपाउंड बी बनाता है। चलिए यहां तक बात ठीक है। जो आगे कह रहा है Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र भैया C6H7N या इसी को C6H5NH2 लिख सकते हैं, बनता है। ठीक है, ये मतलब C बनता है। तो ABC का भैया आपको संरचना और नाम लिखना है। अगर ये बन रहा है तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं बच्चों ये बेंजीन से रिलेटेड कोई कंपाउंड रहा होगा।
ठीक है, तो आपको अगर याद हो तो ये भी एमीन वाले ही चैप्टर से है भैया। तो जैसे देखिए यहां पर क्या है, C6H5COOH बेंजोइक एसिड है। ये क्या है, बेंजोइक एसिड। ये क्या है भैया, जलीय अमोनिया, मतलब अमोनिया के साथ इसकी क्रिया करा देनी है। किसके साथ, तो अमोनिया। तो भैया ये अमोनिया के साथ क्रिया कर रहा है, ठीक है, NH3 अमोनिया के साथ ये क्रिया कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5, फिर उसके बाद CONH2, ठीक, बेंजेमाइड हो जाएगा, ठीक, C6H5CO, उसके बाद भैया यहां से NH2 उठा लिया, तो अब बचा क्या है, तो यहां पर एक H बचा है, एक ये है, तो जल भी बाहर निकल गया, जल लिखना है नहीं यहां, तो मतलब यूं कह लें कि जल बाहर निकल रहा है, ठीक। अब उसके बाद बच्चों आगे देखिए, यही क्या है, यही क्रिया किसके साथ कर लेता है, जब यही क्रिया कह रहा है कि Br2 और KOH के साथ, Br2 और KOH के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो ये अपघटित हो रहा है किसमें, C6H5NH2 यानी किसमें, तो ये बेंजेन एमीन या एनिलीन, इसी को ये चीज लिखा है, क्योंकि इसको देखो हम लिख सकते हैं C6H यहां 7 है, 5 ले लीजिए, 2H बच गया और N के पीछे 2H लगा दीजिए, तो NH2, तो मतलब कहने का मतलब बन यही रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें अब गौर से भैया, तो आपके कह रहा है कि ABC के संरचना सूत्र लिखना है, तो ये वाला तो A हो गया, ये भैया आपका B बन गया है, और ये बच्चों आपका C बन गया है। तो है ना आसान, बिना मतलब के भैया हमको ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती हैं, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, थोड़ी प्रैक्टिस की जाए, तो सब काम आसान हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं भैया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखिए डराने वाला था, लेकिन इतना है नहीं। आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन भैया देखिए, अगला क्वेश्चन अब यहां से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 के का में, भैया एक तो पेपर भी कुछ इसमें बहुत ज्यादा मिसप्रिंट किया गया है, ठीक है, हम तो समझ समझ के बता रहे हैं, नहीं तो दिमाग खराब हो जा रहा है इसमें। ये 5 के का है कि अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार, पहला कह रहा कि फेरस सल्फेट से, ठीक है, फिर उसके बाद SO2 से, तीसरा है भैया ऑक्जेलिक अम्ल से, तथा सोडियम थायोसल्फेट से अभिक्रिया करता है, ठीक। तो ये आपको बताना है सबके साथ रिएक्शन का, ठीक है। और नेक्स्ट है खा वाला, कह रहा है कि निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भैया ये आपका है 4 नंबर में, तो 4 दे दिया है, 4 में है तो 4 दे दिया, सबके नाम बताना। अब भैया देखिए नाम कैसे बताते हैं, नाम कैसे होता है, कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जैसे ये होता है, जैसे 5 है तो भैया हेक्सा, हेक्सा, उसके बाद NH3 है तो एमीन, हेक्सा एमीन, उसके बाद भैया हेक्सा एमीन, और यहां पर भैया कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब बच्चों इसका जितना भी यहां पर जितना भी निकालेंगे, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या जो भी निकलेगा यहां लिखा जाएगा, और बाद में ये क्लोराइड हो जाता है, ठीक है। IUPAC कैसे, मतलब ये उपसात संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे निकालते हैं देख लेना, अच्छे से समझाया है तब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ये वाला हो जाएगा, तो भैया इसका देखिए, इसमें ये चीज अगर हम ध्यान दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 4 है, तो भैया ये 4 हो गया, ठीक। कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे ये 2 दिया है, तो आगे पोटेशियम लग जाएगा, कितना, पोटेशियम, ये पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम। उसके बाद 4 है, तो भैया 4 पे क्या होता है, देखिए भाई 3 होता तो डाई, मतलब ये ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 4 है तो टेट्रा, तो पोटेशियम टेट्रा। उसके बाद ये क्या है भैया, साइनो, टेट्रा साइनो हो जाएगा। उसके बाद निकिल या निकलेट रहता है, या निकिल। अब उसके बाद इसका जितना भी रोमन गिनती होगा, यानी इसका ऑक्सीकरण जैसे निकालेंगे तो यहां पर वो लिखा जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से भैया आप इसका भी आराम से निकाल सकते हो, ठीक। तो यहां पर ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम है नहीं।
ठीक है ना। तो इस टाइप के भैया IUPAC भी आपके दिए जा सकते हैं। अब देखिए गा में है कि कैसे परिवर्तित कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिख देना है। 1 ब्रोमो भाई 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन में, 2 ब्रोमो प्रोपेन को 1 ब्रोमो प्रोपेन में, और क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल में, और साथ में क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में। तो ये इतना आसान होता है। अगर आप देखें तो ये भैया ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी, ठीक, आप फिनॉल वाला देखेंगे, क्लोरोबेंजीन, यानी अगर आप देखेंगे किसमें, हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले में, और उसके बाद अल्कोहल फिनॉल में, तो वहीं से ये दिया गया है, उसी में से हमने करवाया भी है। नेक्स्ट अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है घा वाला कि ग्लूकोज को कह रहा है ग्लूकोज फेनिल हाइड्रो मतलब हाइड्रेजोन तथा एन हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, केवल समीकरण लिखना है। ठीक, और 6 के काम में है एक जलीय विलयन जिसमें इतना ग्राम बेरियम क्लोराइड, कह रहा है कि 1 किलोग्राम जल में घुला है और इतना केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है, और इनका ये केबी वगैरह दे दिया है। ठीक है, तो ये मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक वाला, ठीक, तो वहां से अथवा में भी दे दिया है आपका NaCl का इतना परसेंट विलयन ग्लूकोज के इतने परसेंट के सम परासरी है, और इसके विलयन का 1/2 गुणांक निकालना है। ठीक, और इसमें खा में देखिए, इसमें भी अभिक्रिया में अभिकर्मक का नाम लिखना है। ठीक, कि इनका नाम लिख देना है आपको। अथवा में अगर देखें बच्चों तो अथवा में यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, राइमर टीमन अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, तो हमने बताया था नेमिंग रिएक्शन आपका हर हाल में पूछा जाता है, यहां पर भी पूछा है, तो भैया ये तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, 2.5 नंबर दे करके जाएगा आपको। ठीक है, तो राइमर टीमन या इसी को रीमर टीमन भी कहते हैं। ठीक, तो नेमिंग रिएक्शन एक बार देख लेना, जो हर चैप्टर का बताया है उसी में से। फिर उसके बाद 7 के काम है सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित का विद्युत वाहक बल निकालना है। तो भैया इसको अगर आप रासायनिक, हमने बताया ना जो रासायनिक बल गतिकी ये तो दूसरे चैप्टर वैद्युत रसायन वाले में से देख लेना, ये सारे न्यूमेरिकल उसी में करवाए हैं। अथवा में देखिए दिया है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान इतना, और गिब्स ऊर्जा का मान पूछ लिया है। ठीक है, जैसे डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस का NF होता है ना, मतलब NF/E0। ठीक, उसी पे रख देंगे तो आ जाएगा। अब उसके बाद इसी में दिया है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिख देना है। तो इसमें क्या होता है जब वाला भी तो सेम आपका भी इसको पढ़ करके, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि ये इसके साथ क्रिया करता है, ये इसके साथ गर्म करेंगे, जैसे फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करेंगे, क्लोरोफार्म को एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो भैया ये सारी चीजें तो बहुत अच्छे से समझाता, क्लोरीटोन बनाता है, ये फार्मिक अम्ल फेलिंग विलयन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 1 शॉट हर एक चैप्टर को देखा है तो जितने आपके रासायनिक गुण वाले हैं सब में बताया है। ठीक है, अथवा में देखिए फिर से आपका एक आ गया है ये बेंजोइन संघनन, ठीक, या एल्डोल संघनन पढ़ा है ना, याद रखना उसी में है। फिर उसके बाद ये परकिंस अभिक्रिया है, फिर है क्रॉस, ये कैनिजारो अभिक्रिया है। तो ये सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन भी आपके हर एक चैप्टर वाले जितने हैं सब में 4 हैं, किसी में 5 है, किसी में 3 है, तो उसको देख लेना। ठीक है, हम प्लेलिस्ट में फिर से अपडेट कर देंगे, नहीं कल ही, अगर आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करेंगे तो हम कल ही नेमिंग रिएक्शन की वीडियो लाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है फिर से एक बार एक ही वीडियो में करवा देते हैं, जितने 10 से 15 होंगे। अगर आपके कमेंट आते हैं तो हम कल जरूर करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से पेपर बनेगा। बस आप इत्मीनान से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। उम्मीद है वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।